हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं डॉक्टर पी.के. प्रजापति, एमडी स्कॉलर इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, क्या उसका एटियोलॉजी है, क्या क्लिनिकल फीचर्स है, मैनेजमेंट क्या है और साथ ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसमें। पहले समझते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस में मेनली क्या होता है, वाटर लॉस, यूरिन के थ्रू जो है वाटर का एक्सेसिव लॉस होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे किडनी में, ठीक है, नेफ्रॉन में, रीनल ट्यूब्यूल्स में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है जिसका नाम है ADH, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और ADH का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब है डायूरेसिस एक्सेसिव यूरिनेशन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक मतलब ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है और वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, ये ADH हार्मोन जो है, ठीक है, ADH हार्मोन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, या तो हाइपोथैलेमस से कम प्रोडक्शन होता है या प्रोडक्शन नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन किडनी, नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल्स इसका यूज़ नहीं कर पा रहा है, यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक्सेसिव वाटर लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, उसे डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। ठीक है, अगर ADH की अगर बात करते हैं तो ADH का प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस से होता है और स्टोरेज इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस के इंट्रोडक्शन की। सो दिस अनकॉमन डिसऑर्डर इज़ करेक्टराइज्ड बाय persistent excretion of excessive quantities of dilute urine and by thirst। ये अनकॉमन डिसऑर्डर होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, और यहाँ पे persistent excretion होता है ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन का, और साथ ही जब यूरिनेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, थर्स्ट ज़्यादा होगा। ठीक, मतलब पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। ठीक है, इसको दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, एक क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरा है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस इन विच देयर इज डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ ADH बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से ADH का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है, डेफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रहा है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, जितना हार्मोन आना चाहिए ADH का उतना नहीं आ पा रहा है, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है हाइपोथैलेमस जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसको बोलोगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, दूसरा है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस इन विच रीनल ट्यूब्यूल्स आर अनरेस्पॉन्सिव टू ADH। ADH तो नॉर्मल है, ADH तो हाइपोथैलेमस से आ रहा है। ठीक है, उसका प्रोडक्शन नॉर्मल है, लेकिन रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है, अनरेस्पॉन्स है, उसको रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है ADH को, उसको बोलेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, बात करते हैं एटियोलॉजी में। एटियोलॉजी में पहले देखते हैं क्रेनियल कॉज। ठीक है, क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस का कॉज देखते हैं। पहला कॉज रहेगा इसमें स्ट्रक्चरल और हाइपोथैलेमिक स्टार्क लीजन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमिक के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या हाई स्टार्क लीजन जैसे पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमा, कार्सिनोमा, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस। दूसरा है इडियोपैथिक, ठीक है, जिसका अननोन कॉज, इडियोपैथिक का मतलब है अननोन कॉज। ठीक है, तीसरा है जेनेटिक डिफेक्ट। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट में आता है डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट में AVP जीन म्यूटेशन। ठीक है, AVP जीन म्यूटेशन, और रिसेसिव में है डिटमोर सिंड्रोम। डिटमोर सिंड्रोम में आपका आता है एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस विद डायबिटीज़ मेलाइटस, ऑप्टिक एट्रोफी और डेफनेस। ठीक है, ये डिटमोर सिंड्रोम में ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ इंसिपिडस के साथ में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं नेफ्रोजेनिक कॉज। ठीक है, नेफ्रोजेनिक कॉज में क्या है, नेफ्रोजेनिक कॉज में पहला देखते हैं जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट में B2 रिसेप्टर म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, एक्वापोरिन 2 म्यूटेशन, सिस्टिनोसिस। ठीक है, ये जेनेटिक डिफेक्ट में आ गया। मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी में हाइपोकैलमिया, हाइपरकैल्सीमिया।
ठीक है। ड्रग थेरेपी में कोई लिथियम ड्रग ले रहा है, लिथियम ज़्यादातर जो है मेंटल डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, मेनिया वगैरह कंडीशन में लिथियम का यूज़ करते हैं, लिथियम ड्रग का, ठीक है। और दूसरा है डेमिक्लोसाइक्लिन। डेमिक्लोसाइक्लिन एक तरह का टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, जिसको लेने की वजह से क्या होता है, एडीएच का जो रेस्पॉन्स है, ठीक है, एडीएच का जो रेस्पॉन्स है नेफ्रॉन के थ्रू, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, वो कम हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट नेफ्रोजेनिक कॉज में देखेंगे तो पॉइजनिंग ऑफ हैवी मेटल्स, और नेक्स्ट कॉज में देखेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में आता है आपका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया, इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है। सो द मोस्ट मार्क्ड सिम्टम्स आर पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा प्यास, बहुत ज़्यादा इसको यूरिनेशन होगी, बहुत ज़्यादा पेशाब होगी इसको पेशेंट को, और पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, ठीक है। द पेशेंट में पास 5 to 20 लीटर्स और मोर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। 24 घंटे में पेशेंट 5 से 20 लीटर यूरिन पास कर देगा, या उससे ज़्यादा भी यूरिनेशन हो सकता है पेशेंट में, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑस्मोलिटी, ठीक है। यहाँ जो यूरिन पास हो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो रहेगी, उसकी ऑस्मोलिटी लो रहेगी, ठीक है। इफ़ द पेशेंट हैज़ ए इंटैक्ट थर्स्ट मैकेनिज्म, इज कॉन्शियस and has access to oral fluid, then he or she can maintain adequate fluid intake। अगर पेशेंट का थर्स्ट मैकेनिज़्म यहाँ पे ठीक है, ठीक है, कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, और पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है, होश में है, तो अपना जो भी यूरिन लॉस हो रहा है, ठीक है, जो भी जितना भी यूरिनेशन हो रहा है उसके रेस्पॉन्स में वो उसको पानी पी के वो क्या करेगा, उसको उतना प्यास लगेगी और पानी पी के वो अपने फ्लूइड को मेंटेन कर देगा, ठीक है, फ्लूइड को मेंटेन कर देगा, ठीक है। बॉडी में जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको मेंटेन कर लेगा। लेकिन हाउएवर इन अनकॉन्शियस पेशेंट और पेशेंट विद डैमेज टू हाइपोथैलेमिक थर्ड सेंटर, डायबिटीज इंसिपिडस इज पोटेंशियली लीथल, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या उसका हाइपोथैलेमिक थर्ड सेंटर डैमेज हो गया है, ठीक है, उस केस में डायबिटीज़ इंसिपिडस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लीथल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है, हाइपोथैलेमिक थर्ड सेंटर डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको प्यास लगेगी नहीं, पानी पी नहीं पाएगा, और यूरिन भी ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, और ये डायबिटीज़ इंसिपिडस बहुत ही ज़्यादा लीथल हो जाएगा उस केस में, ठीक है। And if there is associated cortisol deficiency, then diabetes insipidus may not be manifest until glucocorticoid replacement therapy is given, ठीक है। अगर कॉर्टिसोल डिफिशिएंसी पेशेंट में है तो डायबिटीज़ इंसिपिडस का मैनिफेस्टेशन क्लियरली आपको देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप उस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दिया जाए, तब तक इसका सिम्टम साइन उभर के नहीं आएगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। डायबिटीज इंसिपिडस का मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस है प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, ठीक है। दैट इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन एब्सेंस ऑफ अ डिफेक्ट इन एडीएच और थर्स्ट कंट्रोल। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया का मतलब है कि जितना बॉडी को ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा पेशेंट पानी पीता है, उसका एडीएच ठीक है, थर्स्ट कंट्रोल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा पानी पी रहा है, ठीक है, बिना कोई डिफेक्ट की वजह से, ठीक है, उसको बोलेंगे प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। अगर कोई डिफेक्ट हो एडीएच में या थर्स्ट कंट्रोल में, ठीक है, और उसकी वजह से पानी पिए ज़्यादा, ठीक है, उसके ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी पॉलीडिप्सिया। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस का मोस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस है प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो डायबिटीज इंसिपिडस कैन बी कन्फर्म्ड इफ सेरम एडीएच इज अनडिटेक्टेबल, ठीक है, अगर सेरम एडीएच अनडिटेक्टेबल है तो आप उससे कंफर्म कर सकते हो। दूसरा, और द यूरिन इज नॉट मैक्सिमली कंसनट्रेटेड, दैट इज बिलो 600 मिली ऑस्मोल पर केजी, इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलिटी दैट इज ग्रेटर देन 300 मिली ऑस्मोल पर केजी, ठीक है। दूसरा आप पता कर सकते हो यूरिन का कंसंट्रेशन देख के और प्लाज्मा की का कंसंट्रेशन देख के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूरिन का जो कंसंट्रेशन है, यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो 600 मिली ऑस्मोल
पर केजी से कम देखने को मिलेगा। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो मतलब डायबिटीज़ इंसिपिडस है। और प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी अगर 300 मिली ऑस्मोल पर केजी से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो पेशेंट में डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ठीक है। समटाइम द डायग्नोसिस कैन बी कन्फर्म्ड और रिफ्यूटेड बाय रैंडम साइमल्टेनियस सैंपल ऑफ ब्लड एंड यूरिन, बट मोर ऑफन अ डायनेमिक टेस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ज़्यादातर जो है साइमल्टेनियस ब्लड सैंपल और ब्लड और यूरिन का सैंपल चेक करने से, कलेक्ट करने से, ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हो डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक डायनेमिक टेस्ट की रिक्वायर्ड है, जिसको बोलते हैं वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, ठीक है। वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट जो है, वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट जो कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। इससे आप जो है, इससे आप डायग्नोस कर सकते हो कि डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हो कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है या नहीं है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस है भी तो उसमें कौन सा है, क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस है या फिर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ठीक है। और साथ ही जो है एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन और सुप्रासेलर एनाटॉमी को असेस कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ बाय द यूएसजी एंड दैट इज़ बाय द सिटी स्कैन ऑफ क्रेनियल। आप उससे पिट्यूटरी एडिनोमा वगैरह, हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, वो सब डायग्नोस कर सकते हो, ठीक है। इन प्राइमरी पॉलीडिप्सिया द यूरिन में excessively dilute because of chronic diuresis, which washes out the solute gradient across the loop of Henle, but the plasma osmolality is low rather than high, ठीक है। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में क्या होता है कि यूरिन तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा ऑस्मोलिटी लो रहेगा, ठीक है। बाकी डायबिटीज़ इंसिपिडस में जो प्लाज्मा ऑस्मोलिटी होता है वो ज़्यादा होता है, हाई होता है, लेकिन प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में प्लाज्मा ऑस्मोलिटी लो रहेगा रेदर देन हाई, ठीक है। DDAVP should not be administered to the patient with primary polydipsia since it will prevent excretion of water and there is a risk of severe water intoxication if the patient continues to drink fluid to excess, ठीक है। अगर प्राइमरी पॉलीडिप्सिया का पेशेंट है और वहाँ पे DDAVP आपको नहीं देना है, ठीक है, वहाँ पे DDAVP नहीं देना है। DDAVP एक एनालॉग है ADH का, ठीक है। DDAVP एक सिंथेटिक ड्रग है जो एनालॉग है ADH का, ADH जैसा काम करता है, ठीक है। अगर पॉलीडिप्सिया का पेशेंट है वहाँ पे आपको DDAVP नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि पानी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि DDAVP क्या करेगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराएगा। वाटर का अब्जॉर्प्शन कराएगा तो पानी का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा बॉडी से, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, सीवियर वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है DDAVP प्राइमरी पॉलीडिप्सिया के केस में नहीं देना है, ठीक है। इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस अप्रोप्रिएट फर्दर टेस्ट इंक्लूड प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ रीनल ट्रैक्ट। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में आप प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करा सकते हो, कैल्शियम का करा सकते हो और इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेनल ट्रैक्ट करा सकते हो, ठीक है। तो जनरल मैनेजमेंट से पहले अगर हमें बात करेंगे, जनरल मैनेजमेंट से पहले की अगर बात करते हैं तो DDAVP, ठीक है। DDAVP जो हमने यहाँ पे देखा, तो DDAVP का यूज़ देखते हैं वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट में कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है कि पेशेंट को सुबह 7:30, ठीक है, सुबह 7:30 बजे तक उसको पानी पीने को बोलते हैं। 7:30 के बाद उसको पानी नहीं पीना है। तो अगर उसको पानी नहीं पीना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो डर के हमारे कि हम पानी नहीं पीना तो लाओ अब जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा पानी पी ले। तो जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही बॉडी पानी पीना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं पीना है, ठीक है। सुबह 7:30 के बाद उसको पानी नहीं पीना है, ठीक है, 7:30 तक ही पानी पीना है। फिर हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसका प्लाज्मा और यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे, 8:30 बजे से कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर 2 घंटे में उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है, अप टू 8 आवर्स, अप टू 8 घंटे तक उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब फिर उसमें आप चेक करोगे प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी और यूरिन ऑस्मोलैलिटी। अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी जो है जहाँ पे प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी लेस देन 600 मिली ऑस्मोल पर केजी आपको देखने को मिल जाए और
सॉरी, जहाँ पे आपको यूरिन ऑस्मोलिटी जो है लेस देन 600 मिली ऑस्मोल पर केजी मिल जाए और प्लाज्मा ऑस्मोलिटी मोर देन 300 मिली ऑस्मोल पर केजी मिल जाए, वहाँ पे आपको स्टॉप करना है, वहाँ पे आपको रुक जाना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक DDAVP का जो है DDAVP का इंजेक्शन देना है, IM देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप मेज़रमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप मेज़रमेंट करोगे, उसके बाद आप मेज़रमेंट करते हो और 50% अगर इंक्रीज़ मिलता है, ठीक है, DDAVP देने के बाद अगर यूरिन का ऑस्मोलिटी 50% इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसको क्या है, क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस है, उसको क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस है। और उसको देने के बाद फिर भी उसका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यूरिन की ऑस्मोलिटी नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है। क्योंकि DDAVP क्या है, एक ADH का एनालॉग है, ठीक है, ADH जैसा काम कर रहा है। और ADH कहाँ से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से, मतलब क्रेनियल से आ रहा है, ठीक है। तो अगर DDAVP देने के बाद ऑस्मोलिटी मेंटेन हो जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ADH हाइपोथैलेमस से नहीं आ पा रहा है, हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस। और DDAVP देने के बाद भी ऑस्मोलिटी मेंटेन नहीं हो रहा है यूरिन का, तो मतलब कि हाइपोथैलेमस में क्रेनियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह है नेफ्रॉन में प्रॉब्लम है, ठीक है, रीनल डक्ट में प्रॉब्लम है, रीनल ट्यूबल्स में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब यह है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो ये आपको दोनों समझ में आ गया कि इसमें किसकी वजह से डायबिटीज़ क्रेनियल है या नेफ्रोजेनिक है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जनरल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जनरल मैनेजमेंट में मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन को मॉनिटर करते रहना है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते रखना है, फ्लूइड को मेंटेन करना है, एंड वेल बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट देना है पेशेंट को। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करते हैं, और ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे अगर क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस है, वहाँ पे आप DDAVP का यूज़ कर सकते हो, और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है तो वहाँ पे आप थायज़ाइड डाययूरेटिक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, थायज़ाइड डाययूरेटिक्स, ये दोनों चीज़ें आप एलोपैथी में यूज़ होता है। होम्योपैथी में आप, ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है, उसमें आप कुछ कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन है, बेसिकली जो है होम्योपैथी में मेडिसिन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलरिटी एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम, ठीक है, उसके बेस पे जो भी पेशेंट की मेडिसिन आती है आप उसे दे सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन है जो होम्योपैथी में यूज़ करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के लिए, जैसे आर्निका मोंटाना, ठीक है, वाइट आर्सेनिक, कोनियम मैकुलेटम, जेल्सीमियम लैकेसिस, ठीक है। आर्निका मोंटाना बेसिकली हेड ट्रॉमा वगैरह है, उसके बाद से अगर ये चीज़ें जो हो रही हैं तो वहाँ पर आर्निका मोंटाना दे सकते हो। कोई ट्यूमर वगैरह है क्रेनियल में तो उसके में आप कोनियम मैक दे सकते हो, और सीहेन सिंड्रोम है तो वहाँ पर लैकेसिस दे सकते हो। नेट्रम सल्फ, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, लाइकोपोडियम, थूजा, ट्यूबरक्लोसिस, ये मेडिसिन आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो डायबिटीज़ इंसिपिडस में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like the video and subscribe the channel. Thank you so much.